यहाँ पल पल जलना पड़ता है, हर रंग में ढलना पड़ता है, हर मोड़ पर ठोकर लगती है, हर हाल में चलना पड़ता है। क्या बात है। कभी खुद को खोना पड़ता है, कभी छुप के रोना पड़ता है, कभी मर के जीना पड़ता है, कभी जी के मरना पड़ता है। क्या यहाँ बात पल है पल जलना पड़ता है। नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ आनिया कि फ्रेंड्स आपका कभी कंपटीशन नहीं बनते। फिर दोस्त तो वो होता है जो आपका साथ दे, आपका मुकाबला नहीं होता वो कभी। सही बात है, सही बात है। तो क्या लगता है कि सुबह सवेरे उठ के पढ़ना अच्छा होता है या रात जाग के जो सब खामोश हो उस खामोशी में पढ़ने में मजा है? नहीं, हमारी जनरेशन तो नाइट आउट है for sure। अच्छा, बहुत से लोग ये भी बोलते हैं आईकेप तो नाइंसाफी कर रहा है, स्टूडेंट्स को पास नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर किसी इंसान ने बिल्कुल ठीक से मेहनत की हो ना अपने पूरे 6 मंथ के पीरियड में, तो अल्लाह ताला उसकी मेहनत को रायगा नहीं जाने देते। मैं अग्री करूंगी मानिया, मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करती कि आईकेप जानबूझ के आपको फेल करेगा। बहुत ये र्यूमर्स फैलते बहुत र्यूमर्स हैं, क्योंकि मैंने खुद भी हमने पेपर्स दिए हैं ना, हमें पता है कि हमारी कहाँ हमने क्या मिस्टेक। यहाँ पे भी जैसे सर उमर काजी हैं, सर मुनीर हैं, बहुत डेडिकेटेड लोग थे। उन्होंने जिस तरह में गाइड किया, मुझे सर मुनीर मतलब बियॉन्ड स्टडीज उन्होंने बहुत चीजें बताई जो लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। उन्होंने मतलब मुझे लगा कि उन्होंने हार्ड वर्क करना सिखाया। और सर बहुत ज्यादा स्टोरी टेलिंग अच्छी थी, मतलब मजा आता था। हम उसी का वेट कर रहे होते थे पढ़ाई। अच्छा, सर अक्सर फर्म की बातें कर रहे होते तो उस वक्त हमें समझ नहीं, अब वो रियलाइज हो रही है क्योंकि हमारा वो फेज शुरू होने वाला है। और सर उमर को कैसे भूल सकती हूँ, बहुत डेडिकेटेड। उसके अलावा मैंने जितने टीचर से पढ़ा बहुत डेडिकेटेड, मतलब उनसे मैंने डेडिकेशन सीखी है कि ऐसा होना चाहिए इंसान को। सही बात है। मतलब हमारी पढ़ाई के लिए वो हमसे ज्यादा डेडिकेटेड है। तो सीए में आई परेशानी, हाय मर गई सारी जवानी, अकाउंटिंग की है ये कहानी, बैलेंस शीट भी है टाई करानी, लॉ पढ़कर कुछ समझ नहीं आनी, न जाने कहाँ गई यादें पुरानी, एफबीआर की बात है माननी, टैक्स पढ़कर बस यही समझ आनी, बिजनेस पढ़कर बजटिंग है संभालनी, शादी की उम्र बस इसी में है गवानी, ऑडिट पढ़कर समझदारी है दिखानी, बिजनेस करने वालों से दुश्मनी है पालनी, सीए में आई परेशानी, हाय मर गई सारी जवानी। सो लेट्स वेलकम आवर ब्यूटीफुल गेस्ट अलीशा सज्जाद। अस्सलाम वालेकुम अलीशा, हाउ आर यू? आई एम गुड वानिया, हाउ आर यू? आई एम फाइन टू। सो अलीशा, आप अपना इंट्रोडक्शन दें और अपने ओन वर्ड्स में बताएं हु इज अलीशा। पहले तो मानिए थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड दिस इज अलीशा सज्जाद। जैसे कि हमारी होस्ट ने पहले ही कह दिया, आई हैव कंप्लीटेड माय इंटरमीडिएट इन प्री मेडिकल एंड आई हैव रिसेंटली गिवन माय कैफ क्वालिफाइंग अटेम्प्ट। इफ मैं हॉबीज़ की बात करूँ अपनी, तो मुझे शायरी से बड़ा लगाव है, उससे बड़ा शगफ है। और जब भी मैं शायरी पढ़ती हूँ या सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, आंखों में चमक आती है, लबों में मुस्कुराहट आती है। तो एक मुझे शायरी से बहुत लगाव है, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। और आपका दूसरा सवाल था कि हु इज़ अलीशा इन हर ओन वर्ड्स, तो I would describe myself as a dreamer, as a learner who is constantly learning, constantly evolving, और जो अपनी लाइफ को एक मीनिंगफुल वे में गुजारना चाहती है, जो ख्वाब देखना जानती है और ख्वाबों को पूरा करना जानती है। अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, जो चाहा अल्लाह ताला ने दिया, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है आपने अपना। तो अच्छा, आपने बताया आप प्री मेडिकल बैकग्राउंड से, तो आपने कब सोचा कि आपको सीए में जाना है? क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट्स तो ज़्यादातर मेडिकल फील्ड्स में जाते हैं, तो आपने सीए को क्यों चूज़ किया? एक्चुअली मानिए, मुझे सीए के बारे में पहली बार ही फर्स्ट डे में पता चला था। जब मैंने डीपली रिसर्च की तो मुझे देखा कि काफ़ी डिफरेंट है जो आज तक मैं पढ़ती आई हूँ या सब कुछ। मेरी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट प्रोफेशन बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे होता है ना कि क्राउड से हट के चलने में जो मजा है वो क्राउड के साथ चलने में कहाँ। सही बात है। और ऊपर से बहुत चैलेंजिंग भी था और मुश्किल रास्ते आप चुने तो उसका रिवॉर्ड भी उतना ही अच्छा होता है। सही बात है। और आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप जाके कोई काम करते हो ना, तो वो एक न्यू चेन क्रिएट करता है और ये चीज बहुत अच्छी होती है। मतलब आप कोई भी एक प्रोफेशन, फैमिली में फर्स्ट बंदा जिसका होना, वो एक अच्छा ही अलग ही अचीवमेंट होती है। और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो क्या ही बात है। सही बात है। अच्छा, आपने रिसेंटली अपनी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट दिए ऑटम 2025 में, तो कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब नर्वसनेस थी या एक्साइटमेंट थी कि ओ यार अब तो कैफ बस खत्म होने वाला है? नहीं, सरप्राइजिंगली मुझे मतलब बिल्कुल नर्वसनेस नहीं थी इस बार। मतलब इस बार एक्साइटमेंट इस चीज की थी कि शायद लास्ट अटेम्प्ट है, इंशाल्लाह लास्ट अटेम्प्ट है कैफ की, और इसके बाद हम फर्म के होंगे। तो इस बार नर्वसनेस नहीं थी, क्योंकि अब तो काफी हम यूज्ड टू भी हो चुके हैं। आप भी जानती हैं।
अच्छा, आपको क्या लगता है कि सीए में टाइम मैनेजमेंट जैसे बहुत ज़रूरी है, तो आपको क्या लगता है कि शेड्यूल बनाना ज़रूरी है, और क्या आप अपना शेड्यूल बनाकर चलती थी ओवरऑल कैफ जर्नी में? नहीं वानिया, टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी शेड्यूलिंग नहीं की ओवरऑल। अगर रेगुलर डेज में देखा जाए मैंने शेड्यूलिंग नहीं की, लेकिन हाँ ज़रूर लास्ट जो मंथ होता है ना उसमें आपका डिसिप्लिन के साथ चलना, फोकस मेंटेन करना, अपने टॉपिक्स टाइमली कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लास्ट मैं एक सजेशन भी दूंगी इसमें कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक दिन का टारगेट बनाते हैं कि हमने एक दिन में ये करना है, अगले दिन ये करना है। तो जब हम ये करते हैं ना, मैंने ये भी फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि आपका अगर एक दिन आप बिजी हो जाए, कहीं बिजी हो, कोई मेहमान आ गए, तो फिर ये होता है कि टारगेट कंप्लीट नहीं होता और हम एंग्शियस होने लग जाते हैं, एंजाइटी होने लगती है, प्रेशर आने शुरू हो जाता है। तो फिर ये होता है कि आप वीकली टारगेट्स बनाएं, आप अपने वीक का कुछ दिन ज्यादा टॉपिक्स रखें, कुछ दिन कम रखें, कि अगर ज्यादा टॉपिक नहीं हो पाए तो कम दिन वाले टॉपिक्स में हम बैलेंस कर देंगे, तो इस तरह आपका चलता रहता है स्मूथली काम। और मुझे लगता है बहुत जरूरी है, लास्ट मंथ में शेड्यूलिंग जो नहीं करता वो फंस जाता है, क्योंकि वो क्या करता है फिर जो बहुत ही इजी टॉपिक्स होते हैं उन पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। तो ये चीज आप बहुत अच्छी करती हैं, सेम मैं भी ऐसी करती हूँ। अच्छा, क्या आप अर्ली बर्ड हैं या नाइट आउल? मतलब आपको क्या लगता है कि सुबह सवेरे उठ के पढ़ना अच्छा होता है, या रात जाग के जो सब खामोश हो उस खामोशी में पढ़ने में मजा है? नहीं, हमारी जनरेशन तो नाइट आउल है फॉर श्योर। मुझे वो क्लैरिटी रात में ज्यादा मिलती है, जब सुकून होता है, जब आसपास हलचल नहीं होती है। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी पर्टिकुलर टाइम नहीं सेट होता। मतलब कुछ लोग अच्छा सुबह में परफॉर्म करते हैं, कुछ लोग रात में। तो मेरे लिए रात है, लेकिन मैं कहती हूँ जैसा भी करें, जब भी पढ़ें, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें अपनी। अच्छा, ये भी होता है कुछ लोग मिक्सचर होते हैं, जैसे मैं मिक्सचर हूँ। कभी कभार मैं नाइट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती हूँ और सुबह में जो है मुझसे नहीं होता। और कभी कभार सुबह में इतना अच्छा परफॉर्मेंस जा रही होती है कि फिर मैं सुबह ही में कर रही होती हूँ। तो मैं मिक्सचर हूँ दोनों। आप ग्रेट। अच्छा, सीए जर्नी में टीचर्स का क्या रोल होता है? आपको लगता है कि क्या टीचर्स सिर्फ आपके एकेडमिक्स तक आपके साथ रहते हैं, या वो और आपके लाइफ में आपकी हेल्प करते हैं किसी और चीज में? और आपने केएनएस से यहाँ से पढ़ा है, कैफ के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो यहाँ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं, बहुत अच्छा। मतलब यहाँ पे भी जैसे सर उमर काजी हैं, सर मुनीर हैं, बहुत डेडिकेटेड लोग थे। उन्होंने जिस तरह में गाइड किया, मतलब सर मुनीर मतलब बियॉन्ड स्टडीज उन्होंने बहुत चीजें बताई जो लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। उन्होंने मतलब मुझे लगा कि उन्होंने हार्ड वर्क करना सिखाया। और सर बहुत ज्यादा स्टोरी टेलिंग अच्छी थी, मतलब मजा आता था। हम उसी का वेट कर रहे होते थे पढ़ाई से। अच्छा, सर अक्सर फर्म की बातें कर रहे होते तो उस वक्त हमें समझ नहीं, अब वो रियलाइज हो रही है क्योंकि हमारा वो फेस शुरू होने वाला है। और सर उमर को कैसे भूल सकते हैं, बहुत डेडिकेटेड। उसके अलावा मैंने जितने टीचर से पढ़ा, बहुत डेडिकेटेड, मतलब उनसे मैंने डेडिकेशन सीखी है कि ऐसा होना चाहिए इंसान को। सही बात है। मतलब हमारी पढ़ाई के लिए वो हमसे ज्यादा डेडिकेटेड है, तो दैट्स ग्रेट। और मुझे लगता है टीचर्स का रोल जो है ना, सिर्फ आपके एकेडमिक्स तक नहीं होता है, वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी पे भी एक इफेक्ट डालते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चा जो है ना जब बढ़ रहा होता है ना, तब भी वो अपने माँ बाप से सीखता है, और दूसरे जो है ना उसको सिखाने वाले उस्ताद होते हैं। तो वो अपने उस्तादों से ना कि सिर्फ पढ़ाई सीखता है, वो पूरी पर्सनैलिटी को उनकी ना अपने अंदर ले आता है। तो मैं बोलती हूँ उस्तादों का अच्छा होना बहुत जरूरी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमें बहुत अच्छे टीचर्स मिले, नो डाउट। अच्छा, आपने स्टडीज के अलावा क्या आपका इंटरेस्ट कभी को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में रहा, और क्या आपने कभी उसमें पार्टिसिपेट किया और कोई विन किया? आप शेयर करना चाहें तो। एक्चुअली वानिया, ये फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज की बात है। मैंने कभी भी मतलब ऑन स्टेज स्पीच या डिक्लेमेशन नहीं दी थी। और ऐसा हुआ था, मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगी। उसमें ये हुआ था कि ऑल पाकिस्तान डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट था, एंड उसमें ऑल ओवर पाकिस्तान बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, कैडेट्स थे, रिनाउंड यूनिवर्सिटीज के सीनियर स्टूडेंट्स थे, और वहाँ पे मैं बहुत सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट मैं थी। और मैं पहली बार स्पीच देने जा रही थी। तो जब मैं स्टेज पे सब कैंडिडेट्स बैठे हुए थे और बारी बारी उनकी टर्न आ रही थी, तो मेरे साथ 3 पहले लोग थे जिनको जाना था, मेरी 4th नंबर पे थी। अच्छा। जो तीनों गए, अब वो डिक्लेमेशन ऐसा होता है जो आप देख के नहीं पढ़ सकते, सही है? तो ये मसला होता है। और वो है भी नेशनल लेवल कंपटीशन। तो मेरे साथ एक लड़की थी, मुझे बता रही थी कि उसने 2.5 महीने से तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी। आपको तो उस वक्त प्रेशर आना शुरू हो गया। और मैंने लिटरली एक दिन पहले तैयार की थी। मतलब मैंने कल याद की और आज मैं आ गई। मेरे पहले जितने लोग गए थे और वो रुक गए,
हेजिटेट क्या भूल गए वो स्पीच बीच में। सही बात है, इतना और बड़ा स्टेज। जब मैंने वो देखा आई वाज लाइक अल्लाह ताला इज्जत बचा ले मेरी। मुझे तब ये नहीं था कि मैं विन करूं, मुझे ये था कि क्योंकि मेरा पहला टाइम है, एटलीस्ट मेरी एम्बैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए। सही मुझे बात है। मैंने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मतलब उन्होंने बड़े भरोसे के साथ भेजा। सही बात है। तो बस उस टाइम अल्लाह ताला से ये दुआ थी कि अल्लाह ताला प्लीज आप इज्जत रख ले मेरी। तो जब मैं गई और मैंने की अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मतलब कोई फंबल नहीं किया, कोई हेजिटेशन नहीं थी। जब मैं वापस आके बैठी तो मेरे साथ वाली लड़की ने कहा कि तुम जरूर जीतोगी। और वही हुआ कि आई वॉन द डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, मेरी 3rd पोजीशन आई थी। इवन दो मैंने ये भी गलती हुई थी मुझसे कि वो डेक्लेमेशन थी और मैंने इसको स्पीच की तरह प्रेजेंट किया था। अच्छा। तो उस पे मार्क्स कटे थे एंड स्टिल अल्लाह ताला ने इतना अता किया, मतलब और ये जिसकी कोई हद बहुत नहीं। बड़ी अचीवमेंट होती है। नहीं, इसमें अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ कि हमारा शायद हम इतना डिजर्व नहीं करते सही जितना बात कभी कभी है। हमें मिल जाता है। तो अल्लाह ताला वैसे भी बोलते हैं, मुझसे मांगो जितना भी। अच्छा, इसी पे मुझे एक सवाल याद आया अलीशा, कभी आपको ऐसा लगा कोई पेपर आपने दिया हो कि यार मुश्किल है, ये पास नहीं होगा और अनफॉर्चुनेटली वो पेपर आपका अनएक्सपेक्टेडली पास हो गया? हुआ है? ऐसा मेरे साथ सी लॉ में हुआ था। आप लोग बहुत सरप्राइज होंगे कि सी लॉ तो इतना आसान समझा जाता है। सही बात है। आप मेरे साथ थी हाँ, एग्जाम हॉल याद के है मुझे। और मैंने आपको कहा था और मैं उधर सबसे ये कह रही थी क्योंकि मैंने मेरा जो एक तो हमारे पास गैप नहीं था सीएमए और डायरेक्टली कंसेक्यूटिव सी लॉ था, रमजान का टाइम था और मैं ज्यादा सो गई और मुझे पता नहीं चला। मैं जब मैं उठी तो मेरे पास बहुत कम टाइम था रिवाइज करने का। तो मेरे जो टॉपिक्स मतलब कुछ टॉपिक्स रहे थे, 2 चैप्टर से कुछ टॉपिक्स वही सामने फ्रंट ऑफ द पेज वही थ्योरी में आ गए। तो तब मुझे ऐसा, और आप फिर और क्वेश्चंस भी परफॉर्म नहीं कर सकते ना। आप देखेंगे इजी क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं। तो बस मैं जब बाहर आई थी मैंने ये सोचा था, मैंने कहा था कि अगर ये मेरा पेपर पास हुआ ना तो ये अल्लाह का करम होगा। और वो वासिफ अली वासिफ का शेर याद आता है इससे मुझे कि तेरा बंदा वासिफ बेखबर, तेरा राह समझा है इस कदर, तुझे जब पुकारा बचश्मे तर, कई मरहले थे जो टल गए। तो मरहले टल गए और मैं पास हो गई। इसमें अल्लाह ताला का ही करम है। मुझे कहती हूँ कि सही बात, मेरी कोई इसमें एफर्ट नहीं थी। अगर मैं कहूँ कि मैं तो मतलब हाथ छोड़ दिए थे, पैर छोड़ दिए थे। अच्छा, बहुत से लोग ये भी बोलते हैं आई कैप तो नाइंसाफी कर रहा है, स्टूडेंट्स को पास नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर किसी इंसान ने बिल्कुल ठीक से मेहनत की हो ना अपने पूरे 6 मंथ के पीरियड में, तो अल्लाह ताला उसकी मेहनत को रायगा नहीं जाने देते। मैं अग्री करूंगी मानिया, मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करती कि आई कैप जानबूझ के आपको फेल करेगा। बहुत ये रूमर्स फैलते बहुत रूमर्स हैं क्योंकि मैंने खुद भी हमने पेपर्स दिए हैं ना, हमें पता है कि हमारी कहाँ हमने क्या मिस्टेक्स की हैं। मैंने भी बहुत किए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पास हुए पेपर्स। क्योंकि अगर मैं देख रही हूँ कि मेरा सी लॉ पास हो गया है ना, तो ये रूमर बिल्कुल गलत है। सही बात है। अच्छा, मुझे पता चला था कि आपकी 1st पोजीशन रही थी इन ऑल डीएच इंस्टीट्यूशंस और आपकी 4th पोजीशन रही थी इन कराची बोर्ड। तो ये अचीवमेंट आपने कैसे हासिल की? इसके पीछे का स्ट्रगल क्या था? लोगों को तो बस अचीवमेंट दिख जाती है, हाँ भाई ये पढ़ने वाली है, अचीव कर लिया, लेकिन इसके पीछे का स्ट्रगल फेस क्या था आपका? मानिए इसके पीछे एक लंबी कहानी है, अगर आपके पास वक्त हो तो जरूर बताऊंगी। एक्चुअली ये हुआ था कि मैं कंसेक्यूटिवली 3 सालों से सेकंड आ रही थी अपने स्कूल लाइफ में, और मुझे किसी ने बोला था, किसी से मैंने सुना था अपने बारे में कि सेकंड इज द फर्स्ट वन टू लूज। और जो मैंने वो सुना, हाँ नेगेटिव कमेंट, और वो होता है ना जब ऐसे कमेंट्स आते हैं तो आप थोड़ा वो हो जाते हो, आप पे जो ब्लेसिंग्स आ रही होती हैं आप अनग्रेटफुल हो जाते हो कि अगर टॉप नहीं मिला तो फिर कुछ भी नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। तो मैं भी थोड़ी बहुत अनग्रेटफुल हो गई थी, मुझे लगता था कि सेकंड से अच्छा आप कुछ आए नहीं। होता है तो हाँ ऐसा होता है। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। और फिर अगले साल when I was expecting to get the first position, मेरी 3rd आई। और इवन दो उसके साथ बहुत अच्छी चीजें थी कि मेरे मैथ्स में फुल आए थे, मैथ्स में 100 आए थे, जो मुझे चाहिए होते, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ्स। बट मुझे लोग कहते रहे तुम ये चीज देखो, तुम्हारी पोजीशन आई है, तुम्हारे मैथ्स में फुल आए और क्या चाहिए तुम्हें। बट वो होता है ना इंसान लालच करता है कि उसको मतलब सब चाहिए उसको, इंसान की फितरत है, हमेशा नेगेटिविटी पे जाएगा, जो नहीं है ना वो उस पे जाएगा। फितरत ऐसी है हमारी। लेकिन जब मैं घर आई मैंने एनालाइज किया, अपने सारे रिपोर्ट कार्ड्स खोले 2 क्लास से लेके 8 क्लास तक। मुझे ये रियलाइज हुआ मानिया कि मेरी कॉन्स्टेंटली ग्रोथ हुई है, मेरी हर साल परसेंटेज बढ़ी है और
मैंने वो चीज़ नोटिस ही नहीं की, मैं ये देख रही हूँ कि मैं फर्स्ट क्यों नहीं आई। तब मैंने वाकई शुक्र करना सीखा और मैं बहुत ग्रेटफुल रही। तब अल्लाह से थोड़ा कनेक्शन बना, वरना हम तो है ही खता कर, अब भी वी आर सिनर्स, लेकिन वो अल्लाह ताला की रहमत है कि हमारे जो गुनाह हैं वो ढांप देते हैं। तो फिर जब कहते हैं ना, अल्लाह ताला की एक आयत है कुरान में, अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम शुक्रगुजार होगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। सही बात, अल्लाह ताला ने उस टाइम पे दिया। उस टाइम पे ये हुआ जब एक आप बोर्ड का एग्जाम, और अल्लाह ताला ने मेरी क्लास में नहीं, सेक्शन में नहीं, बल्कि पूरे डीएचए में, डीएचए इंस्टीट्यूशन में फर्स्ट आई थी। तो इससे बढ़कर क्या सबूत हो सकता है कि शुक्रगुजारी कितनी और बड़ी हम लोग पता नहीं क्यों पोजीशंस के पीछे भागते हैं, हमें अपनी इम्प्रूवमेंट्स नजर नहीं आती। जैसे मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे आईकैप की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो रिजल्ट डिस्क्लोज नहीं करते, मार्क्स डिस्क्लोज नहीं करते। और मुझे लगता है ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे लोग अनग्रेटफुल नहीं होते। अब जैसे लेट सपोज हम लोग के पेपर्स पास हो गए, अब अलीशा के ज्यादा नंबर आ गए, मेरे कम, अब मैं अपने आप को इंफीरियर फील कर रही हूँ। तो ये चीज ना मुझे लगता है आईकैप ने बहुत अच्छी की है कि मार्क्स को ना नहीं दिखाया। ये मैं बहुत सहमत हूँ आपकी बात से, सॉरी आपकी बात काटी, लेकिन मैं बहुत सहमत हूँ, नहीं दिखाने चाहिए। और इससे आपके क्लास फेलोज के दरमियान भी एक सेंस ऑफ एनवियस हो जाते हैं आपसे, या जेलसी आती है। सही बात है। तो ये अच्छा है, बस पास को सिर्फ पास लिखाएं। और इससे आपस में जो लोगों के बाउंड्स बने हुए हैं वो भी खराब नहीं होते, वरना यही चीज जैसे आपने बताया एनवीएस वाली, ये हो जाती है। फ्रेंड्स में भी अक्सर हो जाती है, मेरे साथ स्कूल लाइफ में बहुत हुई है। नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ आनिया कि फ्रेंड्स आपका कभी कंपटीशन नहीं बनते हैं। फिर दोस्त तो वो होता है जो आपका साथ है, आपका मुकाबला नहीं होता वो कभी। सही बात है, सही बात है। मुझे लगता है हम बहुत कैजुअली लोगों को दोस्त कह देते हैं, हालांकि उनको क्लासमेट्स कहना चाहिए, एक्वेंटेंसेस कहना चाहिए। सही बात है। दोस्त बहुत रेयर होते हैं। दोस्त वही ना, बहुत भारी लफ्ज है। छोटा सर्कल रखो, और कहते हैं कि जो लोग अपना सर्कल छोटा रखते हैं वो बहुत ही ऑनेस्ट लोग होते हैं और वफादार होते हैं। बस ऐसा ही है, मुझे भी लगता है। अच्छा, थोड़ा सा आउट ऑफ स्टडी बात करते हैं। आपको शायरी का बहुत शौक है, तो ये शौक कैसे शुरू हुआ? ये शौक मैट्रिक में शुरू हुआ, कोविड था जब, तो बहुत शायरी पढ़ी, बहुत शायरी सुनी। और मेरे फर्स्ट ईयर में टीचर थे, तो हम मुशायरा चलता था, तो उससे बहुत इंटरेस्ट बढ़ा। फिर मैं मुशायरों पे भी जाती रही हूँ हर साल, तो बहुत शौक था मुझे शायरी का। तो इसी बात पे आपका कोई फेवरेट कपलेट, कोई शायरी सुनाना चाहें आप? मैं सीए के लिए सुनाना चाहूंगी, सीए स्टूडेंट्स बहुत रिलेट करेंगे। यहाँ पल पल जलना पड़ता है, हर रंग में ढलना पड़ता है, हर मोड़ पर ठोकर लगती है, हर हाल में चलना पड़ता है। क्या बात है। कभी खुद को खोना पड़ता है, कभी छुप के रोना पड़ता है, कभी मर के जीना पड़ता है, कभी जी के मरना पड़ता है। क्या बात पल पल जलना पड़ता है। बहुत बहुत आला, बहुत आला। आपने तो मतलब बिल्कुल ना एक अंदर से आवाज निकाल दी स्टूडेंट्स की। अच्छा, अगर आपको एक दिन के लिए परवीन शाकिर से मिलने का मौका मिले तो आप उनसे क्या बात करेंगे? या फिर अगर आपको फैज अहमद फैज से? तो मैं फैज अहमद फैज को बोलूंगी कि परवीन शाकिर को अपना शेर सुनाएं कि और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। क्या बात है। अच्छा, आपको किस टाइप की बुक्स पढ़ना पसंद है? आपको स्टोरी, सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन, किस टाइप की बुक्स पसंद है? मुझे स्टोरीज पसंद है वानिया। मुझे लगता है मैंने सेल्फ हेल्प भी ट्राई की है, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ सिर्फ एग्जाम्पल्स दी हों कि इस तरह ये कर लें, ये कर लें, कभी नहीं सीखते आप। मुझे लगता है जो कहानियां होती है ना, आप वो कैरेक्टर जीते हो, वो कैरेक्टर आपको अपना जैसा लगता है, आप खुद को समझते हो। मेन स्टोरी में जो मेन प्लॉट होता है, मेन कैरेक्टर, तो जब आप उसकी गलतियां देखते हो, आप उससे सीखते हो। जब आप उसको एक अच्छा खूबी अपनाते हुए देखते हो, आप अपनाते हो। मैंने जितना बुक्स से सीखा है लाइफ में, उतना किसी से नहीं सीखा। और वो जो स्टोरीज आपको सिखाती हैं ना, स्टोरीज याद रह जाती हैं, याद रह जाती हैं। वही ना, अगर आप कहीं एक लाइन पढ़ेंगे कि आपको ऐसी करनी चाहिए, जैसे मतलब सेल्फ हेल्प में होती हैं और अच्छी होती हैं, लेकिन मैं पर्सनली बता रही हूँ कि मेरे लिए स्टोरीज ज्यादा अहम, स्टोरीज आपको बहुत अच्छा सिखा देती हैं कुछ ना। हाँ, ठीक है। अच्छा, सीए जर्नी ने आपको पर्सनली क्या सिखाया? आपकी ग्रोथ में कहाँ हेल्प की? सीए ने मुझे ये सिखाया है कि सोना बनने के लिए जलना पड़ता है। ये बहुत एक नाजुक पॉइंट आपने पिक किया है। मुझे ये सिखाया है कि अगर आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, अगर आपके पास ये 4 चीजें हों। एक तो आप तवक्कुल, मेहनत,
इस्तिकामत और दुआएं। क्या इसके अलावा मुझे लगता है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं अगर वो आपकी बेहतरी के लिए है सही, ना, हाँ। तो आप अल्लाह ताला आपको वो चीज़ ज़रूर देंगे आप इफ आप ये 4 चीज़ें अपनाते हैं तो। सही बात है। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया पे लोग अपने ओपिनियंस बहुत शेयर करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब अपने ओपिनियंस को ओपनली शेयर कर देना चाहिए, कुछ चीज़ों को पर्सनल हाइड करके रखना चाहिए? मुझे लगता है कि आप हर चीज शेयर करें सिवाय मतलब अपने आप से 3 सवाल पूछें। मौलाना रूमी का ये कॉल है कि वो कहते हैं कि कुछ भी बोलने से पहले ना आपके पास 3 गेट्स होने चाहिए। एक तो पहले क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, क्या जो मैं बोल रहा हूँ क्या वाकई उसको बोलने की जरूरत है, और क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो काइंड है, वो वल्गैरिटी तो नहीं है, वो अब्यूजिव वर्ड्स तो नहीं, जैसे सोशल मीडिया में बहुत लोग ट्रोल करते हैं लोगों को, मतलब उसकी जरूरत नहीं है। आप कौन होते हैं किसी की जिंदगी में इंटरफेयर करने वाले? सही बात है। आप जरूर आवाज उठाएं जहाँ पे आवाज उठाना बनती है, जहाँ पे मतलब जो बहुत केसेस होते हैं आजकल जैसे गजा में हो रहा है, आप आवाज उठाएं, आप अवेयरनेस के लिए आवाज उठाएं, सोसाइटल इश्यूज पे आप आवाज उठाएं, लेकिन अपने ओपिनियन जिससे किसी का दिल दुखे या किसी पे ट्रोल करने के लिए आई डोंट थिंक दैट इज नेसेसरी। जैसे कुछ यूट्यूबर्स मैं कहूंगी ऐसे हैं कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल खोल के वो दूसरे यूट्यूबर्स को ना ट्रोल कर रहे नहीं, होते हैं। that's और ये very- बहुत गलत है, और वो अपने व्यूज बढ़ा रहे हैं दूसरों की बुराई करके। मतलब आप दूसरों पे कीचड़ उछाल के खुद का कैसे महल बना सकते हैं, और ये मुझे तो बिल्कुल पर्सनली ये चीज नहीं आई डोंट एग्री विद दैट, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सही बात है। अच्छा, आपकी वोकैबुलरी मुझे पता है बहुत स्ट्रांग है माशाल्लाह से, तो इसके पीछे का भी मुझे बताएं कि आपकी वोकैबुलरी कैसे स्ट्रांग हुई, और आप ऑडियंस को क्या बताएंगी कि वो अपनी वोकैबुलरी को कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं? मैं ये कहूंगी कि मानिया मैंने अपनी जिंदगी में मैंने जैसे आपको बताया था आई एम अ लर्नर, तो मुझे सीखने का बहुत शौक था, मतलब कोई भी हो कोई भी अल्फाज, इवन उर्दू में भी मुझे बहुत शौक है ये सीखूं। अब तो खैर इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन वोकैबुलरी मैं डिक्शनरीज पढ़ती थी। अच्छा। मैं डिक्शनरीज पढ़ती थी, और मैं लाइक जो बुक में भी कोई भी नया वर्ड, इवन इफ इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही हूँ, कोई पोस्ट आती है किसी मैगजीन की या कुछ भी, तो उसमें कोई नया वर्ड दिखा, सर्च किया, उसको यूज किया, उसके सेंटेंसेस देखे कैसे बने हुए, माइंड में दिमाग में रखा। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जरूरी नहीं आपको हर वक्त याद आएगा, जैसे हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में आप नहीं बोल सकते, आपको फौरन क्लिक नहीं होता, लेकिन कहीं भी वर्ड होगा ना तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ इसका मतलब ये ऐसे होता है। अच्छा, लोगों को लगता है वोकैबुलरी बहुत मुश्किल है ना, कुछ टाइम पहले तक मुझे भी ऐसा फील होता था, लेकिन जब मैंने यही चीज इस्तेमाल, जैसे आपने बताया ना, अच्छा चैट जीपीटी का मैं इसमें बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। चैट जीपीटी बहुत मतलब काम की चीज है अगर आप उसको सही से यूटिलाइज करो। तो मैं उससे बोलती हूँ मुझे इसका मीनिंग बताओ, इसका सेंटेंस बना के दो, और मुझे बताओ इसका मैं यूज कहाँ कहाँ कर सकती हूँ, इसके सिनोनिम्स बताओ, इसके एंटोनियम्स बताओ, इसकी टाइप बताओ कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है, ये सारी चीजें। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है इस चीज से आप ना क्या करते हो, आप उसको अब्सॉर्ब कर रहे हो अपने अंदर, आपके अंदर वो बैठ जाता है वर्ड। तो मैंने बहुत सारे वर्ड, जैसे हमारा ऑडिट है तो मैंने उससे बहुत सारे वर्ड्स ऑडिट में मुश्किल थे ना, तो वो इस तरह मैंने याद किए हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, आप एआई का जैसा जितना अच्छा इस्तेमाल कर सको करो। सही बात है। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा बहुत उसने हमसे ना हमारे टैलेंट छीनने की कोशिश की है। अब जो भी आता है खुद से नहीं लिखते, एआई को बोल देते हैं, प्रॉम्प्ट दे देते हैं, वो कर लेगा हमारे लिए। लेकिन एक बात है, अभी तक उसको शायरी करनी नहीं आई। नहीं, उसकी बहुत खराब है। मैंने इससे करने की कोशिश की, उसने बहुत ही बकवास शायरी कर दी। नहीं, उसमें रिदम ही नहीं है ना, मतलब बिल्कुल भी। उसकी उर्दू थोड़ी खराब है, ट्रेन करना पड़ेगा। हाँ, यही बात है। अच्छा अलीशा, अगर कोई जूनियर आपसे पूछे कि सीए क्लियर करने का सीक्रेट क्या है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पेपर्स रुकते हैं और वो ना शिफ्ट कर जाते हैं, मतलब वो वही बात, वो अनग्रेटफुल हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? मुझे पहले तो लगता है एक्चुअली मैंने फेलियर विटनेस नहीं किया एज सच, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मैंने शुरू में एक शायरी कोट की कि यहाँ जलना पड़ता है और हर हाल में चलना पड़ता है। if आप पैशनेट हैं, आप अपने प्रोफेशन के लिए सैक्रिफाइस करना जानते हैं, तो यू शुड नेवर क्विट। और आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए। मैं बस ये मशवरा दे सकती हूँ जो मैंने अपनाया इन माई सीए जर्नी, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मतलब पेपर्स पास हो गए स्मूथली। मुझे लगता है जो आप काम करें ना, जो प्रैक्टिस करें, सबसे पहले ऐसा हमारी की बहुत गलती होती है कि हमारे जो टीचर्स होते हैं ना, वो हमें सब कुछ कराते हैं, हमें बहुत सारे सवाल कराते हैं एक ही पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में। समझे, एक कॉन्सेप्ट पे आपके 10 सवाल कराए आपकी टीचर ने, तो आप उस काम को कंसाइज करना सीखें। आप उस 10 सवाल की जगह एक सवाल करें जिसमें सारी एडजस्टमेंट्स हों। सही, ठीक है। तो इस तरह ये होता है कि अगर आपको टीचर ने आपको 40-50 पेजेस का काम कराया है ना, वो आप 15-20 पेजेस पे ले आते हैं। तो जहाँ एक बच्चा मतलब
2 बार रिवीजन कर पाएगा, आप 5-6 दफा कर सकते हो। वो है स्मार्ट वर्क। ये जो जितनी बार आप रिवीजन करोगे ना, उतनी ही आपके दिमाग में बैठती जाएंगे कॉन्सेप्ट, एडजस्टमेंट। और ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही मतलब डिफरेंट एडजस्टमेंट्स आ जाए। कुछ तो 40-50% तो वही होती है जो हमें पता है, ठीक है। तो जब आप उनसे गुजरते रहते हैं, आपका रिवीजन स्ट्रांग होगा, आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग होगी, तो आपको मसला नहीं आएगा। दूसरा, अगर आपको पता है कि एक की ट्रिकी एडजस्टमेंट है, तो आप उसको मार्क करें, उसको स्टार करें, उस पर लर्निंग आउटकम लिखें। ये हमने अपने एक टीचर से सीखा था जी। तो वो आप लिखें कि आपसे क्या गलती हुई है इधर। तो जब आप वो लिखते हैं, आप वो दोबारा गुजरते हैं, आपको पता है मैं ये गलती नहीं करूंगा। अगर वापस वो एडजस्टमेंट आई तो आपको पता है यू वोंट मेक अ मिस्टेक। तो इस तरह अगर आप पढ़ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और आप फोकस्ड हैं, आप पैशनेट हैं, तो ऐसा नहीं होगा, इतना नहीं रुकेगा। और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आप क्या कहेंगे, उसमें कैसे थ्योरेटिकल निमोनिक्स बनाए मैंने बी लॉ में भी इसी तरह किया है, क्योंकि वो तो बिल्कुल रट्टे वाली थ्योरी जो होती है ना, वो वाले में आपको इसी तरह करना पड़ता है। सही बात है। मतलब मैं कुछ बना रही हूँ, मैं या अल्फाबेट जो शुरू के सारे लेटर्स हैं वो याद देख रही हूँ, उससे कोई वर्ड बना देती हूँ ताकि मेरा कोई पॉइंट मिस ना हो। ऑडिट में इतनी सारी चीजें इसी तरह कंपनी लॉ में भी इस तरह डायरेक्टर्स रिपोर्ट में पूरा बनाया था मैंने, वो याद रहता है। वो निमोनिक्स या आप कोई उससे कोई कहानी रेजोनेट करते हैं तो वो बहुत वो याद रहती है। और प्रैक्टिस भी जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में प्रैक्टिस ही नहीं करते। मतलब नहीं, ये तो हो जाएगा, बस हो गया, याद हो गया, हो जाएगा और पेपर में पता चलता है बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आपको सही तरह याद नहीं है तो पेपर में ये आपको लेट होगा। अच्छा अलीशा, आप सीए कर रही हैं, ठीक है। हर इंसान का एक बिग गोल होता है, एक ना उसको पता होता है कि ये करना है, इसके बाद क्या करना है, ठीक है। तो आपका अल्टीमेट गोल क्या है? मतलब आप सीए कर लेंगी, उसके बाद आपने करना क्या है? वानिया, देखें हर किसी के ख्वाब होते हैं, और जैसे मैंने कहा कि आई एम अ ड्रीमर, मुझे ख्वाब देखने आते हैं। तो मैंने हमेशा सोचा था कि एक ऐसे प्रोफेशन में जाना चाहिए जिससे मैं अपनी नहीं बाकियों की लाइफ पे भी एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट डालूं। तो सीए चूज करने का ये था कि शायद बहुत चीज़ों को करने के लिए आपको फाइनेंसेस चाहिए होते हैं, आपको आना चाहिए कि हाउ टू मेक मनी और हाउ टू गेट वेल्दी, या हाउ टू मतलब आप कैसे कर सकते हैं अपनी जिंदगी में ना अचीव कैसे कर सकते हैं कुछ बड़ा। तो सीए में आने का एक मकसद ये है कि इतना आपके पास इतने फाइनेंसेस हो, आप इतने सेल्फ सफिशिएंट हो। आप जब खुद सेल्फ सफिशिएंट होंगे तभी आप दूसरों की मदद कर सकेंगे। तो सीए में आने का एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि मेरे बहुत ही ज्यादा सर्विस रिलेटेड गोल्स हैं कि हाउ मतलब लोगों को कैसे आप बेनिफिट कर सकते हैं, ह्यूमैनिटी मतलब मुझे लगता है बेसिक गोल लाइफ का ये होता है कि आपकी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं होता। आप जिंदगी आई, आपने खुद पे खाया, खुद लौटाया और चले गए दुनिया से। आपका एक गोल होना चाहिए कि मैं जिंदगी में अपनी जात से कितने लोगों को फायदा पहुंचा सकता हूँ। सही बात है। एक ये था गोल। एंड सेकेंडली कि मुझे इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग मैं सूद को खत्म करना चाहती हूँ। जो इस सिस्टम में होता है ना, जो समझता है इसको वही खत्म कर सकता है उसको, वो चीट कोड खोलेगा, कुछ इस तरह करेगा। तो लाइफ में थोड़े बड़े मकासद हैं, अल्लाह ताला करे कि इंशाल्लाह। और वैसे भी जब आप एक स्थान लेते हो ना, अपनी चीज करनी है, तो अल्लाह ताला रास्ते खुद खोलता रहता है। बिल्कुल, तो वही चीज इंशाल्लाह हमारे साथ भी हो रही है। अच्छा, एंड में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आप अपनी यंगर सेल्फ को एक एडवाइस देना चाहें तो वो क्या होगी? मतलब जैसे अभी जो आप हैं, उससे पहले जो आप थी, अगर आप अपने आप को एक एडवाइस देती। मैं अगर सीए से रिलेटेड बात करूं कि मैं कहती कि क्योंकि बहुत सारे लोग सुन रहे हैं जो पीआरसी से होंगे, मैं ये कहूँगी कि आप अपने लिए एक मेंटोर ढूंढें या कोई ऐसा सीनियर ढूंढें जो आपको गाइड करे। क्योंकि मैं और आप उस स्टेज से गुजरे हैं, तो मुझे फील होता है बहुत सारी चीज़ें ना जिसमें हमने टाइम ज़ाया किया। बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे जो हो जाते हैं आराम से, लेकिन हमने बहुत टाइम लगाया उनके लिए। मतलब मुझे लगता है कि वो जल्दी भी हो सकते थे अब हमें पता होता, हमारे पास कोई गाइड होता, कोई सीनियर होता। तो उतना सीनियर जरूर ढूंढने को अच्छा। सही है। थैंक यू सो मच अलीशा, आपने आज अपने आप को पूरा ना खोल के रख दिया, आप खुली किताब बन गई हमारे सामने। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके साथ ये पॉडकास्ट करके। लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज आपने जो इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें की हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अगेन। सो थैंक यू सो मच ऑडियंस, और होपफुली आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और जुड़े रहिएगा हमारे साथ, अगले एपिसोड में मिलते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज।